नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। इसरो के सबसे भारी प्रक्षेपण यान मार्क 3 ने वनवेब के 36 उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी विकसित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू करने के लिए 3 महीने का समय दिया। और केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के कई जिलों में अफसपा के तहत घोषित अशांत क्षेत्रों की संख्या को कम करने का फैसला लिया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से है। इसरो के सबसे भारी प्रक्षेपण यान मार्क 3 ने वनवेब के 36 उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। ये LVM-3 की लगातार छठी सफल उड़ान थी। इसने वनवेव के 36 उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में स्थापित किया है। इसी के साथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने वनवेब के 72 उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में प्रक्षेपित करने के अपने अनुबंध का सफलतापूर्वक अनुपालन किया। इससे पहले वनवेब के 36 उपग्रहों को अक्टूबर 2022 में प्रक्षेपित किया गया था। आपको बता दें कि NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा है। ये मिशन जो है ये बड़े मिशन की जिम्मेदारी लेने की इसरो की बढ़ती क्षमताओं को दिखाता है। साथ ही उपग्रहों के समूह को प्रक्षेपित करके वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में रिक्तता यानी जो खाली स्थान है उसको भरने का भी सामर्थ्य दिखाता है। LVM-3 की बात करें तो इसे पहले भूतुल्यकालिक प्रक्षेपण यान मार्क 3 या फिर GSLV Mk3 कहा जाता था। ये 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इन 3 चरणों में पहला चरण जो होता है वो तरल ईंधन वाला इंजन और ठोस ईंधन द्वारा संचालित 2 स्ट्रैप ऑन मीटर है। दूसरा चरण है तरल ईंधन द्वारा संचालित और तीसरा है क्रायोजेनिक इंजन। इसकी भार वहन करने की क्षमता निम्न भू कक्षा तक 8 टन और जियो ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO तक 4 टन की है। ये वैश्विक अंतरिक्ष वाणिज्यिक बाजार के लिए इसरो का दूसरा रॉकेट है और ऐसा पहला रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV है। GSLV मार्क 3 से प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रमुख मिशनों में शामिल है चंद्रयान 2 गगनयान जो कि मानव अंतरिक्ष उड़ान है। इसके अलावा चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जो कि सूर्य का अध्ययन करने का मिशन है। वनवेब भारत की भारतीय एंटरप्राइजेज और यूनाइटेड किंगडम का एक संयुक्त उद्यम है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में हाई स्पीड और लो लेटेंसी कनेक्टिविटी प्रदान करना है। वनवेब उपग्रह 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर लियो में कार्य करते हैं। अगर हम इनकी तुलना हम और अंतरिक्ष एजेंसी जो है उनके प्रक्षेपण यानों से करें तो देखेंगे कि यूरोप का जो सबसे भारी प्रक्षेपण यान एरियन 5 है उसकी लिफ्ट ऑफ भार क्षमता है 780 टन। ये लियो में 20 टन तक ले जा सकता है और GTO में 10 टन तक ले जा सकता है। वहीं चीन का जो सबसे भारी प्रक्षेपण यान है उसे कहते हैं लॉन्ग मार्च और जो लॉन्ग मार्च है उसकी लिफ्ट ऑफ भार क्षमता है 850 टन और ये GTO में ले जा सकता है 14 टन। यहाँ लियो में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है फाल्कन हेवी जो कि स्पेस एक्स का प्रक्षेपण यान है। ये व्यावसायिक उपयोगों के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। इसकी लिफ्ट ऑफ भार क्षमता है 1420 टन। ये लियो में ले जा सकता है 64 टन और GTO में ले जा सकता है 27 टन। इसके अलावा नासा के स्पेस लॉन्च व्हीकल की बात करें तो ये गहन अंतरिक्ष अन्वेषण पर आधारित है। इसकी लिफ्ट ऑफ भार क्षमता है 3000। ये GTO में 27 टन तक पेलोड ले जा सकता है। ये चंद्रमा तक और उसके परे प्रक्षेपण के लिए है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल कार्यक्रम से प्रेरित है। ग्रेट ग्रीन वॉल कार्यक्रम को 2007 में सहारा रेगिस्तान की सीमा से लगे साहेल क्षेत्र में शुरू किया गया था। ये मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को रोकने पर केंद्रित है। ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि में सुधार करना है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण की एक प्रमुख पहल है। ये 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। इस परियोजना के तहत तालाबों, झीलों और नदियों जैसे सतही जल निकायों का कायाकल्प
और पुनर्स्थापन किया जाएगा। साथ ही झाड़ियों वाली भूमि, बंजर भूमि और शरण वाली वन भूमि पर वृक्षों एवं झाड़ियों की देशी प्रजातियों का रोपण भी किया जाएगा। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के उद्देश्य हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के पारिस्थितिक स्वास्थ्य में सुधार करना, थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना और भूमि क्षरण को कम करना, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की छवि को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों को शामिल करके संधारणीय विकास और आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन यानी UNCCD जैसे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में योगदान देना। आप लोग सभी जानते ही हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। ये इन दोनों के बीच दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राजस्थान और हरियाणा से गुजरती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में गुरु शिखर है। इसे भारत में वलित पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला माना जाता है। ये बनास, लूनी और साबरमती सहित कई नदियों का उद्गम स्थल है। और आइए बात करते हैं अपशिष्ट प्रबंधन की। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। यूनाइटेड किंगडम के एक स्टार्टअप ने बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी विकसित करने का दावा किया है। ये प्रौद्योगिकी प्लास्टिक की अवस्था को बदलकर उसे जैव निम्नीकरण बना सकती है। ये तकनीक प्लास्टिक अपशिष्ट का जैव निम्नीकरण करती है और साथ ही इस तकनीक में अपशिष्ट के रूप में माइक्रोप्लास्टिक भी नहीं उत्पन्न होते हैं। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाए गए प्लास्टिक पारंपरिक प्लास्टिक की तरह ही होते हैं। हालांकि उपयोग अवधि के बाद ये स्वयं नष्ट हो जाते हैं और बायो अवेलेबल मोम में जैव रूपांतरित हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव इस मोम को अपघटित करके जल, CO2 और बायोमास में बदल देते हैं। बायो अवेलेबल का मतलब है किसी पदार्थ की शरीर द्वारा अवशोषित और उपयोग कर लिए जाने की दर। खाद्य पैकेजिंग और स्वास्थ्य देखभाल उद्योग ऐसे दो प्रमुख क्षेत्रक हैं जो इस प्रौद्योगिकी का उपयोग अपशिष्ट को कम करने के लिए कर सकते हैं। दरअसल जैव निम्नीकरणीय समाधानों की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि भारत वार्षिक रूप से 3.5 बिलियन किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। वर्ष 2017 से 22 की अवधि में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दोगुना हो गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट का 1/3 हिस्सा पैकेजिंग अपशिष्ट का होता है। प्लास्टिक यानी कि द पोटेंशियल ऑफ पॉसिबिलिटीज रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत अपने प्लास्टिक अपशिष्ट का केवल 30% ही पुनर्चक्रित करता है। भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अधिसूचित किए गए हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व सिद्धांत को लागू किया गया। इसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के प्रयास में उत्तराखंड सरकार 4 धाम मार्ग को प्लास्टिक की बोतलों और पैकेट्स अपशिष्ट से मुक्त बनाने के लिए एक QR कोड आधारित परियोजना लागू कर रही है। इसके तहत आगंतुकों को प्रत्येक प्लास्टिक की बोतल और मल्टी लेयर प्लास्टिक बैग पर एक QR कोड को स्कैन करना होगा और अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा राशि जमा करनी होगी। ये राशि इन बोतलों और बैग्स को वापस लौटाने पर उन्हें वापस मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को ऑनलाइन RTI पोर्टल शुरू करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इस याचिका में ये उल्लेख किया गया था कि कुछ उच्च न्यायालयों ने RTI के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल शुरू नहीं किए हैं। RTI 2005 की धारा 6(1) में ये निर्धारित किया गया है कि सूचना प्राप्त करने वालों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन करने का कानूनी अधिकार है। हालांकि कई उच्च न्यायालय और अधिकतर जिला अदालतें केवल भौतिक रूप से प्राप्त RTI आवेदनों पर ही विचार करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश, ओडिशा और दिल्ली के उच्च न्यायालयों ने सूचना प्रदान करने के अनुरोधों को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की है। RTI अधिनियम 2005 नागरिकों को लोक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। प्राधिकरण 30 दिनों की अवधि के भीतर इस तरह के अनुरोध का जवाब देने के लिए बाध्य है। इस कानून ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लिया है। RTI अधिनियम की धारा 8(1) में उन सूचनाओं की सूची दी गई है जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। इस अधिनियम में यह कहा गया है कि यदि मांगी गई सूचना देने से इनकार किया जाता है तो RTI आवेदक लोक सूचना अधिकारियों के निर्णय के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग RTI के तहत अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है। इनके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। हालांकि RTI से जुड़े कई मुद्दे अभी भी देखे जाते हैं,
जैसे कि मांगी गई सूचना का जवाब नहीं देने पर जुर्माना लगाने में अनिच्छा देखी जाती है। इसकी कार्यप्रणाली अपारदर्शी होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। आरटीआई के कई मामले लंबित हैं। सूचना आयोगों में कई वैकेंसीज बनी रहती हैं। इसके अलावा कई कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी यानी पीआईओज अनुपस्थित पाए जाते हैं। और आइए अब बात करते हैं अफसपा की। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के कई जिलों में अफसपा के तहत घोषित अशांत क्षेत्रों की संख्या को कम करने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल से नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के तहत अशांत क्षेत्रों की संख्या में कमी की जाएगी। इससे पहले 2018 में मेघालय से, 2015 में त्रिपुरा से और 1980 के दशक में मिजोरम से अफसपा को पूरी तरह से हटा दिया गया था। वर्तमान में नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अफसपा प्रभावी है। अफसपा अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। अफसपा अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। ये तब घोषित किया जाता है जब कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या फिर उसका कोई हिस्सा ऐसी स्थिति में होता है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या फिर केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। अफसपा अधिनियम की धारा 4 के तहत सशस्त्र बल अशांत क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के खिलाफ कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को चेतावनी देने के बाद गोली चला सकते हैं या गिरफ्तार कर सकते हैं। इस अधिनियम की धारा 6 इस कानून के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों को विधिक प्रतिरक्षा प्रदान करती है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन को सैन्य सहायता और समर्थन के लिए 2.3 बिलियन पाउंड की प्रतिबद्धता प्रकट की थी। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स इसी प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। इसके तहत यूके तथा अन्य देश जैसे कि कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया और नीदरलैंड यूक्रेन की सेना को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अगला टॉपिक है निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना यानी RODTEP, रोड टेप। सरकार ने वस्त्र क्षेत्र से संबंधित 18 मदों को रोड टेप योजना के तहत निर्यात लाभ प्रदान किया है। रोड टेप वाणिज्य मंत्रालय की एक प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के अंतर्गत उन निर्यातकों को संबद्ध शुल्क या फिर करों से प्राप्त राशि वापस कर दी जाती है जिन्होंने अन्य योजनाओं के तहत छूट प्राप्त नहीं की है। इन संबद्ध शुल्क या करों में शामिल है स्थानीय कर, कोयला उपकर और मंडी कर। ये निर्यात की 0 रेटिंग सुनिश्चित करती है, यानी करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। रोड टेप योजना ने भारत से पण्य निर्यात योजना यानी MIS का स्थान लिया है। MIS योजना ने वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को निर्यात सब्सिडी देकर विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। अगला टॉपिक है बॉक्साइट। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने एक बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल सफलतापूर्वक विकसित किया है। इसे बार्क B1201 नाम दिया गया है। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है। यह नया उत्पाद बॉक्साइट के नियमित विश्लेषण में विश्लेषणात्मक तरीकों, उपकरणों के प्रदर्शन और डेटा गुणवत्ता नियंत्रण के मूल्यांकन आदि में मदद करेगा। बॉक्साइट एक अयस्क है। इसका उपयोग एल्यूमिनियम के उत्पादन में किया जाता है। ये बड़े पैमाने पर जलीय एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मिश्रण से बनी एक शेल है। विश्व में बॉक्साइट का कुल भंडार 28 बिलियन टन होने का अनुमान है। ये मुख्य रूप से गिनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में पाया जाता है। भारत में बॉक्साइट का कुल भंडार 3,896 मिलियन टन है और इसका सबसे ज्यादा भंडार ओडिशा में है। अगला टॉपिक है चेनाब रेलवे पुल। चेनाब रेलवे ब्रिज के 2024 तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके बारे में भारत ये दावा कर रहा है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। चेनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी है। ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ये पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना के साथ रेलों के संचालन को सक्षम करेगा। ये पुल जम्मू और कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा। ये पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा ऊंचा होगा। ये पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज गति से चलने वाली पवनों का सामना कर सकता है और साथ ही ये भारत में उच्चतम तीव्रता वाले जोन 5 में आने वाले भूकंपों को भी सहन कर सकता है। इसके अलावा अंजी नदी पर बन रहे देश के पहले केबल आधारित रेल पुल अंजी खड़पुल का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। अंजी नदी चेनाब की ही सहायक नदी है। अगला टॉपिक है
अर्थ आवर। इसी वर्ष 25 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया। इसका आयोजन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड करता है। ये एक वैश्विक जमीनी स्तर का आंदोलन है। ये लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्रवाई करने और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए एकजुट करता है। इसकी शुरुआत 2007 में सिडनी में लाइट्स आउट इवेंट के रूप में की गई थी। इसे पूरे विश्व में वार्षिक रूप से मनाया जाता है। इसके तहत दुनिया भर में व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों और व्यवसायों को 1 घंटे के लिए गैर आवश्यक प्रकाश उपकरण बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये पृथ्वी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रकट करने का एक तरीका है। प्लास्टिग्लोमरेट। समुद्री जीव विज्ञानियों के सागरीय अपशिष्ट की नियमित निगरानी के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एव्स द्वीप पर एक प्लास्टिग्लोमरेट यानी कि प्लास्टिक की चट्टान मिली है। ये भारत में इस तरह की पहली खोज है। 2011 की जनगणना के मुताबिक एविस द्वीप पर सिर्फ 2 लोग यानी कि 2 पुरुष रहते थे। प्लास्टिग्लोमरेट एक चट्टान है। ये रेत, शैलखंड, खोल और प्लास्टिक द्वारा परस्पर जुड़ी हुई अन्य सामग्रियों से बनी होती है। ये प्लास्टिक प्रदूषण का एक नया रूप है, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक का समुद्र बन गया है एक द्वीप पर, जिसका वैज्ञानिकों ने 2014 में वर्णन किया था। अगला टॉपिक है मूर का नियम। वर्ष 1965 में गार्डन मूर ने यह माना था कि सामान्य रूप से हर 2 साल में माइक्रोचिप्स पर ट्रांजिस्टर की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। इसे आमतौर पर मूर का नियम कहा जाता है। इस परिघटना के अनुसार कंप्यूटेशनल प्रक्रिया समय के साथ काफी तेज, छोटी और कुशल हो जाएगी। ये नियम व्यवहारिक रूप से आकांक्षाओं को परिभाषित करता है, भले ही ये दुनिया के साथ पुराना हो जाए। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रगति मूर के नियम द्वारा निर्देशित कई लोगों और उद्योगों के कारण संभव हुई है, न कि स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में। अगला टॉपिक है पैलेट बीम प्रणोदन। नासा की एक नई प्रस्तावित प्रणोदन प्रणाली सैद्धांतिक रूप से 5 वर्षों से कम समय में सौर मंडल की सीमाओं से परे भारी अंतरिक्ष यान को भेज सकती है। इसके तहत अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में और आगे भेजने के लिए पैलेट बीम के धक्का बल का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी पैलेट बीम अवधारणा आंशिक तौर पर ब्रेक थ्रू स्टारशॉट पहल से प्रेरित है। इस पहल के तहत लाइट सेल प्रणोदन प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है। इस अवधारणात्मक प्रणोदन प्रणाली के संचालन के लिए 2 अंतरिक्ष यानों की जरूरत होती है। एक जो इंटरस्टेलर स्पेस के लिए भेजा जाएगा और दूसरा जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करेगा। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान इंटरस्टेलर अंतरिक्ष यान पर लघु सूक्ष्म कणों की बीम को शूट करेगा। ये कण लेजर से गर्म किए जाते हैं, जिससे उनका एक हिस्सा प्लाज्मा की अवस्था में बदल जाता है। इससे पैलेट्स को और अधिक गति मिलती है और इस प्रक्रिया को लेजर एब्लेशन के रूप में जाना जाता है। इन पैलेट्स की गति 120 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। भगवान बसवेश्वर। भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के कवि थे। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। वे दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार, अनुभव मंडप, वचन साहित्य और लिंगायत आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। 13वीं शताब्दी में पलकुरिकी सोमनाथ ने बसव पुराण की रचना की थी। इसमें बसवन्ना के जीवन और विचारों का संपूर्ण विवरण है। उन्होंने लैंगिक और जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और कर्मकांडों को खारिज कर दिया था। वे अहिंसा के एक प्रबल समर्थक थे। उन्होंने मानव और पशु बलि की निंदा की थी। उनका दर्शन अरिवु यानी सच्चा ज्ञान, लोकाचार यानी सही आचरण और अनुभव यानी ईश्वरीय अनुभूति के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने वीर शैव नामक एक नए भक्ति आंदोलन को विकसित और प्रेरित किया था। ये शिव के उत्साही और वीर उपासक थे। अगले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं नाद प्रभु हिरिया केम्पेगौड़ा। इनका संबंध कर्नाटक में प्रमुख कृषि समुदाय वोक्कालिगा से था। वे 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में एक सामंत सरदार थे। उन्हें बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्हें पेयजल और कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए नगर में लगभग 1000 झीलों का विकास करने के लिए भी जाना जाता है। केम्पेगौड़ा ने कई सामाजिक सुधार भी किए, जैसे कि बंदी देवारू के दौरान अविवाहित महिलाओं के बाएं हाथ की अंतिम 2 उंगलियों को काटने की प्रथा को प्रतिबंधित करने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक की भी रचना की। नाद प्रभु बहुभाषी थे और उन्होंने तेलुगु में एक यक्षगान नाटक गंगा गौरी विलास की रचना की थी।
और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। और इस अंक का चर्चित स्थल है स्वीडन। यहाँ की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन इसलिए चर्चा में है क्योंकि स्वीडन की संसद ने नाटो में शामिल होने की अनुमति देने के लिए एक विधेयक को औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान की है। स्वीडन उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर स्थित है। ये फिनलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये पूर्वी सीमा पर बाल्टिक सागर और बोथनिया की खाड़ी, दक्षिण में ओरेसुंड जलडमरू मध्य, दक्षिण पश्चिम में कैटगेट और स्कैगरेक जलडमरू मध्य और पश्चिम में नॉर्वे से घिरा हुआ है। ओरेसुंड जलडमरू मध्य दक्षिण में स्वीडन को डेनमार्क से अलग करता है। और आइए अब आपको बताते हैं स्वीडन की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। स्वीडन की सबसे ऊंची चोटी है माउंट केबने। इसकी सबसे लंबी नदी है क्लारगोटा नदी और यहाँ की झीलें हैं वेनर झील, वेटर झील और मलार झील। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।